हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉन 6 चैनल पर। तो आज हम लोग रासो साहित्य की चर्चा करेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और रट कर नहीं, समझ कर करेंगे, ठीक है। और बीच बीच में ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, ओके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानते हैं रासो साहित्य की उत्पत्ति कैसे होती है। किन किन विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से माना है, ठीक है। गारसा ददासी, सबसे पहले आते हैं गारसा ददासी। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूई शब्द से मानी है, ठीक है। गारसा ददासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूई शब्द से मानी है। उसके बाद नरोत्तम स्वामी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रासक शब्द से मानी है। फिर कौन आते हैं? फिर आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी और नागरी प्रचारणी सभा। नंद दुलारे वाजपेयी और नागरी प्रचारणी सभा जो है, उसने रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से मानी है। नंद दुलारे वाजपेयी और नागरी प्रचारणी सभा ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रास से मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? रसायन से मानी। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। फिर आते हैं कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल। कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल जो थे, उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो रहस्य शब्द से मानी है, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक लिखा है, मतलब ये एक ट्रिक बनाया है मैंने। इस ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बार रिपीट करने पे आप लोगों को ये पूरा याद रह जाएगा, ठीक है, कि किस विद्वान ने कौन से शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ज़रूरी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं ट्रिक पर। गारसा, गारसा राजसूई जाकर नरोत्तम हजारी से रासक लिया। गारसा राजसूई जाकर नरोत्तम हजारी से रासक लिया, लेकिन नंद नागरी को रास दिया। गारसा राजसूई जाकर नरोत्तम हजारी से रासक लिया, लेकिन नंद नागरी को रास दिया, तथा शुक्ल से रसायन लेकर कवि काशी को रहस्य में रखा। शुक्ल से रसायन लेकर कवि काशी को क्या किया? रहस्य में रखा, ठीक है। यहाँ पता चल रहा है गारसा ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? तो राजसूई शब्द से मानी। मैंने नीचे अंडरलाइन कर दिया है। नरोत्तम हजारी, मतलब नरोत्तम स्वामी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस शब्द से मानी? रासक शब्द से मानी। उसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी और नागरी प्रचारणी सभा ने किस शब्द से मानी है रासक शब्द की उत्पत्ति? तो रास से मानी, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। शुक्ल ने किससे मानी? रसायन से मानी। और कवि काशी, मतलब कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य शब्द से माना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद रहेगा ये, अगर आप लोग रिपीट कीजिएगा, इसको अगर फॉलो कीजिएगा तो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रासो साहित्य की विशेषता पर, ठीक है। अगर हिंदी का टीचर बनना, मतलब हिंदी का अगर शिक्षक बनना है या फिर किसी भी सब्जेक्ट का अगर शिक्षक बनना है, तो थोड़ा सा डिटेल में जानकारी तो होना ही चाहिए, है ना। इसलिए इसकी विशेषता भी जानते हैं। सबसे पहला है दरबारी साहित्य। रासो साहित्य को दरबारी साहित्य भी कहा जाता है। रासो साहित्य को दरबारी साहित्य भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी रासो साहित्यकार थे, वह किसी न किसी राजा के आश्रय में, किसी न किसी राजाओं के अंतर्गत रहकर अपनी रचना किया करते थे। उनके दरबार में रहकर अपनी रचना किया करते थे, इसलिए इसे दरबारी साहित्य भी कहा जाता है, ठीक है। और समय समय पे क्या करते थे? उन राजाओं की प्रशंसा, मतलब जिस राजा के अंतर्गत रहते थे उस राजा की प्रशंसा और उनके युद्ध कौशल का वर्णन अपनी रचनाओं में करते थे, ठीक है। अब है सेकंड नंबर पे आश्रयदाताओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। अपनी रचना में तो अपने राजाओं का वर्णन करते थे, और इस कदर करते थे कि मतलब मानो जैसे कि होता है ना, जैसे किसी इंसान की तुलना कैसे चांद सितारों से कर देते, पर वैसा तो होता नहीं है। मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे, मतलब बढ़ा चढ़ा कर ही वर्णन कर देना, जो हो नहीं सकता वैसा कुछ मतलब कहना उनके बारे में, ठीक है, अपने राजाओं के बारे में, उन्हें बस खुश करने के लिए, है ना। आगे फिर युद्ध का सजीव वर्णन करना। अपनी रचना में राजाओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। उसके बाद युद्ध का बिल्कुल ही इस प्रकार वर्णन किया है उन्होंने, जैसे कि आपको वो रचना पढ़कर ऐसा लगेगा, उस ग्रंथों को पढ़कर ऐसा लगेगा, इनके ग्रंथों को पढ़कर, कि वो जो युद्ध
के बारे में पढ़ रहे हैं वो आपके सामने ही घटित हो रहा है, ठीक है, आंखों के सामने घटित हो रहा है। इस तरह मतलब सजीव रूप में वर्णन किया है, क्योंकि ये लोग भी अपने राजा के साथ युद्ध भूमि पर जाते थे और समय पड़ने पर क्या मतलब समय आने पे अपनी युद्ध की सहायता मतलब अपने राजा की सहायता भी किया करते थे, ठीक है। युद्ध भूमि में अपने राजा का साथ भी दिया करते थे ये साहित्यकार, जो रासो साहित्यकार हुआ करते थे। तो इसलिए युद्ध को इन्होंने काफी करीब से देखा है, तो इस प्रकार उन्होंने वो वर्णन भी बिल्कुल सजीव रूप में करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीर और श्रृंगार रस दोनों का समावेश, इसमें इस साहित्य में रासो साहित्य में वीर और श्रृंगार रस दोनों का ही समावेश है। जैसे वीर रस प्रमुख रस माना गया, वीर रस को प्रमुख रस के तौर पे लिया गया और श्रृंगार रस को एक सहायक रस के तौर पे लिया गया है। कैसे? वीर रस प्रमुख है और उसे मतलब ग्रंथ को और ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए और ज़्यादा मनोरंजक बनाने के लिए क्या करते हैं, श्रृंगार रस भी उसमें थोड़ा सा मतलब एक सहायक रस के तौर पे ले लेते हैं, श्रृंगार रस को भी शामिल कर लेते हैं। श्रृंगार रस का अर्थ क्या? श्रृंगार रस मतलब क्या? नायक नायिका, है ना, नायक नायिका के संबंध, संयोग वियोग, इस प्रकार के मतलब बातें देखने को मिलती है श्रृंगार रस में, ठीक है। आगे है सामान्य जनजीवन की उपेक्षा। सामान्य जनजीवन की उपेक्षा, चूंकि आप लोग जानते हैं कि रासो साहित्य में केवल राजा के बारे में लिखा गया है, जिस राजा के अंतर्गत रहते उसी राजा के बारे में लिखा गया, उसका कौशल, उसका युद्ध कौशल, उसकी प्रशंसा, उसका राजपाट, मतलब हर चीज बस उसी के बारे में लिखा गया। तो इसलिए सामान्य जनता, उस समय की जो सामान्य जनता उनकी बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी गई है, मतलब उनको बिल्कुल परे कर दिया गया, उनसे कोई मतलब ही नहीं है कि उस समय की जनता, जो सामान्य जनता थी, उनकी स्थिति कैसी है, वे किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और मतलब राजा के अंतर्गत जो प्रजा है वो उनका मतलब किस प्रकार देखभाल किया जाता है, ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया गया इस प्रकार के साहित्य में। अब है नारी मात्र भोग का साधन। नारी को मात्र भोग का साधन बताया गया है, नारी मात्र भोग का साधन रही है इसमें, इस तरह के साहित्य में। राष्ट्रीयता बस अपने तक, मतलब उनकी जो राष्ट्रीयता थी जैसे बस अपने राज्य तक ही सीमित थी, मतलब संकुचित राष्ट्रीयता थी, अपने राज्य तक ही सीमित रही, दूसरे राष्ट्र से उन्हें कोई मतलब नहीं था, मतलब राष्ट्र का क्या दूसरे राज्यों से कोई मतलब नहीं, मतलब अपना एक क्षेत्र है छोटा सा, चाहे बड़ा हो जैसा भी क्षेत्र, बस उनकी जो ईमानदारी है, उनका जो देशभक्ति है, देशभक्त वाला जो प्रेम है, बस अपने उसी छोटे से क्षेत्र या फिर बड़े से जो भी क्षेत्र, जितना भी बड़ा उनका राज्य है, बस उसके लिए ही रहता है, अगल बगल से उन्हें कुछ मतलब नहीं। इसके बाद है ना ऐतिहासिक ना प्रामाणिक, ठीक है। और एक बात, महत्वपूर्ण बात ये बताया गया है कि इस तरह की जो रचनाएं हैं रासो साहित्य, जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, बीसल देव रासो हो गया, परमाल रासो हो गया, इसे मतलब प्रमाणिक नहीं बताया गया है, ठीक है। कुछ कुछ जैसे विद्वान रहे उन्होंने इसे प्रमाणिक बताया, कुछ ने अप्रमाणिक बताया और कुछ ने क्या बताया, अर्ध प्रमाणिक बताया, मतलब थोड़ा थोड़ा तो सही है लेकिन थोड़ा थोड़ा झूठ है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा, और ऐतिहासिक भी नहीं है, मतलब जैसे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें जो घटना का वर्णन है वो इतिहास में हुआ ही है, ऐसा कुछ इसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। इसलिए मतलब अप्रमाणिक और अनैतिहासिक है, ठीक है, अनैतिहासिक है, ठीक है। आगे है डिंगल पिंगल भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें किस भाषा शैली का प्रयोग हुआ है? डिंगल पिंगल भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। डिंगल भाषा शैली में कौन सा आता है? राजस्थानी और अपभ्रंश का मिश्रण होता है। डिंगल भाषा में राजस्थानी और अपभ्रंश का मिश्रण होता है और इस भाषा का उपयोग वीर रस के लिए प्रयोग किया जाता है। वीर रस के रचनाओं में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है डिंगल भाषा का, ठीक है। वीर रस के रचनाओं में डिंगल भाषा में कौन से भाषा का मिश्रण है? राजस्थानी और अपभ्रंश। पिंगल भाषा में राजस्थानी, अपभ्रंश, इसके अलावा ब्रज भाषा का मिश्रण है, ठीक है। पिंगल भाषा में राजस्थानी, अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण है और इस तरह की भाषा ज्यादातर श्रृंगार रस की रचनाओं में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डिंगल भाषा का प्रयोग ज्यादातर वीर रस की रचनाओं में किया जाता है और इसमें किस भाषा का मिश्रण है? राजस्थानी और अपभ्रंश। और पिंगल भाषा में राजस्थानी, अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण है और इस तरह की जो भाषा है उसे पिंगल भाषा का प्रयोग मतलब किस में किया जाता है? श्रृंगार रस की रचनाओं में ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब पहली रचना पे आते हैं, पहला रासो साहित्य पे आते हैं, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज रासो। इसके रचनाकार कौन रहे? रचनाकार रहे चंद बरदाई। रचनाकार है चंद बरदाई। इनका जन्म कब होता है? 1168 में। इनका जन्म 1168 में बताया गया। और कहाँ पे? लाहौर। कहाँ पर? लाहौर। लाहौर उस समय कहाँ पे था? हिंदुस्तान में था, पर अब कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। इसके बाद छप्पई छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं ये। मतलब पृथ्वीराज रासो में लगभग मैंने पढ़ा है कि 68 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें छप्पई छंद प्रमुख रहा। और जो छप्पई छंद था, छप्पई छंद की ये विशेषज्ञ माने जाते हैं। कौन? चंद बरदाई माने जाते हैं। चंद बरदाई के 4 पुत्र रहे। चंद बरदाई के कितने पुत्र रहे? 4 पुत्र रहे, जिसमें सबसे छोटा जलहन का नाम आता है। और जलहन को ही हमको पढ़ना है, मतलब हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है चारों बेटों में। ठीक है, सबसे छोटा कौन? जलहन, और यही महत्वपूर्ण भी है। इसने जो रचना की उसका नाम क्या रहा? बुद्धि रासो। जलहन ने जो रचना की उसका नाम क्या था? बुद्धि रासो। ठीक है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो जो रचना थी, चंद बरदाई ने किसी वजह से, किसी कारणवश उसे अधूरा छोड़ दिया। ठीक है, जिसे पूरा किसने किया? बुद्धि रासो ने। मतलब पूरा करने का जिम्मा बुद्धि रासो को दे गए थे चंद बरदाई। किसी कारणवश उन्होंने अधूरा छोड़ दिया पृथ्वीराज रासो रचना को, अपने ग्रंथ को, तो उसे पूरा किया ये जलहन ने किया। ठीक है, जलहन ने किया। और जलहन की रचना क्या रही? बुद्धि रासो। ठीक है, बुद्धि रासो। अब आते हैं पृथ्वीराज रासो के नायक पर। पृथ्वीराज रासो के नायक कौन रहे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो के नायक रहे पृथ्वीराज चौहान। और नायिका कौन रही? संयोगिता। नायिका रही संयोगिता, जो कौन थी? जयचंद की पुत्री रही। नायिका थी संयोगिता, जो कौन थी? जयचंद की पुत्री थी। इसमें कुल 69 सर्ग है। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग है। सर्ग अर्थात भाग कह लो। ठीक है, कितने सर्ग है? कुल 69 सर्ग है। प्रमुख कौन सा है? कैमासबद। महत्वपूर्ण सर्ग, पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण सर्ग पूछा जाए तो कौन सा है? कैमासबद है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किन किन विद्वानों ने, मतलब मतभेद रहे ना, जो बताया मैंने कि प्रमाणिक अप्रमाणिक मानने में किन किन विद्वानों में मतभेद रहे, उसे अब पढ़ते हैं। तो अब हम लोग प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों पर आते हैं। ठीक है, जिनमें कौन कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इसे आप ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के उद्देश्य से, एग्जाम के पर्पस से ये क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहीं अगर कुछ इंग्लिश निकल जाए तो माफ़ कीजिएगा, हिंदी की क्लास है, मुझे पता है इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। तो अब इसे ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं। प्रमाणिक मानने वाले ये विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक बताया है। नगेंद्र ग्रियर्सन ने मिस्र जाकर कर्नल श्याम को छुड़वाकर मोहनलाल से मिलवाया। नगेंद्र ग्रियर्सन ने मिस्र जाकर कर्नल श्याम को छुड़वाकर मोहनलाल से मिलवाया और पृथ्वीराज को प्रमाणिक बताया। ठीक है, नगेंद्र ग्रियर्सन ने मिस्र जाकर कर्नल श्याम को छुड़वाकर मोहनलाल से मिलवाया और पृथ्वीराज को प्रमाणिक बताया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अप्रमाणिक वाले किसने अप्रमाणिक माना है। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में थे रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, मोतीलाल मेनारिया, बुलहर, मुरारीदान और गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, इसे अब ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। शुक्ल श्यामल, शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल, श्यामल मतलब श्यामल दास। शुक्ल श्यामल देवी प्रसाद की दुकान गए। किसके दुकान गए? शुक्ल श्यामल देवी प्रसाद के दुकान गए। मोती बुलहर खरीदा। क्या खरीदा? मोती बुलहर खरीदा तथा मुरारी के सामने गौरी शंकर को दे दिया। शुक्ल श्यामल देवी प्रसाद के दुकान गए, मोती बुलहर खरीदा तथा मुरारी के सामने गौरी शंकर को दे दिया और पृथ्वीराज को क्या किया? अप्रमाणिक साबित कर दिया। शुक्ल श्यामल देवी प्रसाद के दुकान गए, मोती बुलहर खरीदा तथा मुरारी के सामने गौरी शंकर को दे दिया और पृथ्वीराज को अप्रमाणिक बता दिया। ठीक है, याद रहेगा। प्रमाणिक मानने वाले पर आते हैं। अर्ध प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो को जिन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना उसमें कौन कौन आते हैं? मुनिजे विजय,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। मुनिजे विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। इसका ट्रिक है, मुनिजे को हजारी मिले, सुनीति को दशरथ। मुनिजे को हजारी मिले, सुनीति को दशरथ, पर फिर भी पृथ्वीराज अर्ध प्रमाणिक रहा। मुनिजे को हजारी मिले, पृथ्वीराज को दशरथ, पर फिर भी मुनिजे को हजारी मिले, सुनीति को दशरथ, पर फिर भी पृथ्वीराज अर्ध प्रमाणिक रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बीसलदेव रासो पर आते हैं। दूसरी रासो साहित्य कौन सा? बीसलदेव रासो। इसके रचनाकार कौन रहे? नरपति नाल्हा। बीसलदेव रासो के रचनाकार है नरपति नाल्हा। इसका नायक, बीसलदेव रासो जो ग्रंथ है उसका नायक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, मतलब बीसलदेव रासो। विग्रहराज चतुर्थ या फिर बीसलदेव रासो, इसी का दूसरा नाम क्या? बीसलदेव रासो। नायिका कौन? राजनीति नहीं, यहाँ पे राजमती होगा। ठीक है, राजमती, जो कि कौन रही? भोज परमार की पुत्री, राजमती होगा यहाँ पे। आप लोग देख लेना, यहाँ पे राजमती होगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। कौन थी? भोज परमार की पुत्री। ठीक है, अब आते हैं, इसमें कितने खंड है? इसमें 4 खंड है। इसमें कुल 4 खंड है। ठीक है, इसमें कुल 4 खंड है। बीसलदेव रासो में 4 खंड। यह एक बीसलदेव रासो एक गेय काव्य है, अर्थात गाया जाने वाला काव्य है, जिसे गाया जा सके ऐसा काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन, मतलब हिंदी के जो 12 मास होते हैं, 12 महीने होते हैं, उसका वर्णन सर्वप्रथम बीसलदेव रासो में ही किया गया। हिंदी का सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस में किया गया? बीसलदेव रासो ग्रंथ में किया गया। और जो सबसे पहला जो माह का वर्णन किया गया वह था आषाढ़। ठीक है, आषाढ़ का सबसे पहले आषाढ़ का वर्णन किया गया 12 मासों में। एकमात्र रासो साहित्य जिसमें वीर रस न होकर वीरा श्रृंगार का वर्णन है। मतलब क्या? रासो साहित्य वीर रस से ही संबंधित है, मगर एकमात्र बीसलदेव रासो साहित्य एक ऐसा साहित्य रहा जो वीर रस पर आधारित न होकर श्रृंगार रस पर आधारित था, विरह श्रृंगार रस पर आधारित था, जिसमें संयोग वियोग की चर्चा रही है। ठीक है, इसमें संयोग वियोग की चर्चा रही है। गृहस्थी पर आधारित ये रचना रही बीसलदेव रासो।